हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो वीडियो है ये दिसंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक जितने भी न्यूज़ थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं और उसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को, यानी स्टेट न्यूज़ और इकोनॉमिक न्यूज़ जो है वो पढ़ेंगे। जो फर्स्ट दो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर के उसको देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस मैगजीन का पीडीएफ कल तक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस पे जाकर के मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल है आर्थिक परिदृश्य में वो है भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन नाम की एक नई ट्रेन जो है उसको शुरू करने की घोषणा की है। तो ये भारत गौरव ट्रेन जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थीम बेस्ड ट्रेन है। ठीक है, थीम का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए जैसे गुरु नानक देव जी हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्लेसेस हैं उसको एक ट्रेन जो है वो कवर करेगी। यानी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन ट्रेनों को जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है। जैसे कि भगवान राम हैं तो उनसे संबंधित जितने भी प्लेसेस हैं तो उन पे जो है उनके ट्रैवलिंग के लिए जो है इस सेपरेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट की जाएगी, जिसको कि रामायण थीम वाली ट्रेन जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इस ट्रेन का उद्देश्य है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए सेपरेट ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो ये जो ट्रेन है ये आईआरसीटीसी यानी कि जो आपका इंडियन रेलवेज़ है, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों ने मिलकर के जो है इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ अब आप चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, ये है थीम आधारित ट्रेन होगी। यथा गुरु कृपा जैसी ट्रेन उस पे सभी स्थानों को कवर करेगी जो गुरु नानक जी से संबंधित है, या रामायण थीम वाली ट्रेन जो भगवान राम से संबंधित जितने भी स्थान होंगे उनको कवर करेगी। तो ये क्या करेगी? राज्य में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देगी। नाम क्या है ट्रेन का? ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है अपने को। भारत गौरव ट्रेन का संबंध किससे है? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए थीम बेस्ड ट्रेन्स जो है वो चलाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। तो देखिए, आरबीआई ने जो है दो स्कीम्स जो है अभी लॉन्च की है। स्कीम पहली तो स्कीम है, दूसरी जो है एक योजना है जिसको हम कह सकते हैं योजना और स्कीम तो एक ही हुआ। एक तरीके से जो है कई सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट करके एक नई स्कीम जो है उन्होंने लॉन्च की है। तो सबसे पहली स्कीम हम देख लेते हैं। पहली स्कीम क्या है कि आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? रिटेल डायरेक्ट। तो रिटेल का मतलब आप समझते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, एक तो होते हैं खुदरा व्यापारी, एक होता है रिटेलर्स। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा कि ये पहली चीज़ तो ये कि ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को 12 नवंबर 2021 से। इससे क्या होगा कि जितने भी ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या खुदरा निवेशक जो होते हैं, ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होता है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होता है वहाँ पर जो है आसानी से जो है निवेश कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पढ़िए, इस स्कीम का उद्देश्य है सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक और द्वितीय दोनों के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसान पहुँच प्रदान करना। ठीक है, और इसके लिए इनके लिए खाता भी जो है वो खोला जाएगा, जिसको बोलेंगे, देखिए खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ अपना गिल्ड सिक्योरिटीज़ अकाउंट यानी रिटेल डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। इन खातों को रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खाता जो है वो कहा जाएगा। तो आपको बेसिकली स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये मार्केट जो है ये स्कीम जो है वो लाई गई है। किनके लिए? ये खुदरा निवेशक और रिटेल निवेशकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी के अंदर एक और स्कीम जो है वो उसकी घोषणा की गई है। देखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई कंप्लेन करते हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग से संबंधित भी कोई कंप्लेन होती है, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन से आप जो है शिकायत कर सकते हैं। तो उसमें कई सारी जो है मतलब ओम्बड्समैन को आप क्या कहेंगे? ओम्बड्समैन को कहते हैं लोकपाल। तो बैंकों के अंदर भी लोकपाल होता है। फिलहाल जो है 3 तरीके की जो है अलग अलग शिकायती निवारण जो है वो क्या कहें उसको, जो एक्ट है वो लाए गए हैं। जैसे कि पहला है बैंकिंग लोकपाल योजना, दूसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेन देन वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018, डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। तो अभी क्या किया है कि इन तीनों को एकीकृत कर दिया गया है ताकि लोगों को जो है ज़्यादा भ्रम ना रहे कि भाई कहाँ शिकायत करें, किस शिकायत से संबंधित ये मामला है। ठीक है, तो उन तीनों को एकीकृत करके एक ही योजना बना दी गई है जिसका नाम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। इसकी भी शुरुआत 12 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है।
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि देखिए इसके माध्यम से ग्राहक केवल एक पोर्टल पर बैंकों से जुड़ी सभी शिकायतें जो है दर्ज करा सकते हैं, और इसके अलावा जो यूज़र है उनको डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस ट्रैक और फीडबैक भी जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो है आम जन की सुविधा के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें और क्या चीज़ें हैं, तो देखिए यहाँ मुद्दे की बात है, पूरा जो सार है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो एकीकृत लोकपाल योजना के द्वारा एक पोर्टल, एक ईमेल, एक पते के साथ एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा को साकार किया जा सकेगा। और नेक्स्ट देखिए कि इस योजना का एक लाभ यह है कि ग्राहकों को अब इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होगा कि उसे किस लोकपाल के तहत शिकायत दर्ज करानी है, ठीक है। और इस योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा और शिक्षण जो विभाग है के प्रभारी कार्यपालक निदेशक अपीलीय अधिकारी जो होंगे, अपीलीय प्राधिकारी इसके अंदर होंगे। तो मुद्दे की बात तो ये थी कि भाई जो है ग्राहक जो है उनको अब इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ये मेरी शिकायत किस एक्ट के संबंधित है, किसके अंतर्गत ये आती है, वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पोर्टल पर जा करके सभी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। तो ये इसका उद्देश्य है। तो 2 योजनाएं हमने पढ़ी इसके अंदर, जो RBI के द्वारा है, तो RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम है और दूसरी है एकीकृत लोकपाल योजना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आप देखेंगे कि एक वेज रेट इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं मजदूरी दर सूचकांक, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कई सारे सूचकांक में परिवर्तन हो चुका है, जैसे WPI का सूचकांक है, इन सब के सूचकांक जो है, और ये एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि इनका आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। तो इस बार जो है इन्होंने एक और आधार वर्ष बदला है जिसका नाम है मजदूरी दर सूचकांक, जिसको आप बोलेंगे WRI, इंग्लिश में बोलेंगे वेज रेट इंडेक्स, ठीक है। ये पहले हुआ करता था 1963 से 65, ये बेस ईयर था। इसको बदल करके इन्होंने इसको कर दिया है 2016। क्या कर दिया है? 2016। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है। और ये जो आपका ये इंडेक्स है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो चेंज है, ये जो है मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आदि की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो एक तो ILO को मुख्यालय कहाँ है ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक तो आप पढ़ते बहुत हैं, मतलब एक्टिव रीडिंग नहीं करते हैं, पैसिव रीडिंग करते हैं। मैंने कल भी आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, आप उसके आंसर्स कमेंट में नहीं लिखते हैं, तो उसको लिखा कीजिए। और व्हेनेवर यू टुक एनी वीडियो टू स्टडी, तो उसको शुरू से अंत तक देखा करिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने 1 मिनट का भी नहीं देखा और उसको बंद कर दिया, या तो देखो मत, और देखते हो तो सिर्फ मेरा तारीफ़ करने के लिए उसमें मत लिखो थैंक यू या प्लेजर, ये कुछ नहीं। आप लिखो उसमें कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। उसको हम कहेंगे एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप उससे जुड़ जाते हैं चीज़ से। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके आंसर लिखा करिए। तो जैसे कि अभी ILO है, और हाँ एक चीज़ और, हमें ये लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया है, क्यों दें इसका आंसर। तो अभी देखिएगा कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था पटवारी वाला, और उसमें कई लोगों ने जब की से अपने आप को मैच किया तो उनको लगा कि काफ़ी उनके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो गए। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी पेपर, कहते हैं ना अपन पेपर को हल्के में ले लेते, पेपर तो हल्का था, अपन ने हल्के में ले लिया, और उससे हुआ क्या कि ईजी क्वेश्चंस जो है वो हमारे गलत हो गए। तो ऐसा होता है। तो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको ईजी मत मानिए ईजी, लेकिन वैसे मत मानिए कि हाँ कैजुअली आपने कुछ भी आंसर लिख दिया। उसको कन्फर्म करिए, क्योंकि ईजी चीज़ें ज़्यादा गलत होती हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चंस तो चीज़ें याद रह जाती है। अभी मैंने कल आपको बताया था घास का जो अभयारण्य है वो कहाँ पर घोषित हुआ है, तो आप बता देंगे। लेकिन जब आपसे कोई इजी चीज़ पूछ ली जाएगी, जैसे नाम चेंज कर दिया तो नाम बताइए क्या है, तो वो आपको जो है टफ हो जाता है वो क्वेश्चन, ये गलत होने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। जो नया जो इन्होंने क्या कहते हैं बेस ईयर चेंज किया है, उसमें क्या किया है इन्होंने कि जितने भी उद्योग पहले इसमें कवर थे, जैसे पहले इसमें 21 उद्योग कवर होते थे, 21 इंडस्ट्रीज़ कवर होती थी, अब उसका दायरा भी बढ़ा करके 37 कर दिया है, ठीक है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेस ईयर का आइडिया होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलेंगे। सो अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए आप, कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ। तो कृषि उड़ान योजना क्या है, तो इससे पहले भी कृषि उड़ान ये आई थी, तो अभी इसका दूसरा संस्करण ही आया है। तो दूसरा संस्करण का शुभारंभ जो है 27 अक्टूबर 2021 से किया गया है। इसमें होगा क्या कि देखिए जो भी कृषि उपज होती है उसको मतलब जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी होती है उसको, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, यानी कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ताकि उनको अदर मार्केट में जो है सेलिंग किया जा सके। तो उसके लिए जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका उद्देश्य है कृषि उपज और हवाई परिवहन, ठीक है।
के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना। ठीक है, अगर वो चीज़ वहीं जा कर के आपके जो किसान है उसके खेत में या फिर मान लीजिए आसपास में उसको कीमत कम मिल रही है, वहीं अगर वो जो है ख़राब हो जाए तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना, हवाई माध्यम से उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि वो जो है अदर मार्केट्स में भी जा कर के कमा सके। तो उसके ऊपर जो है ये योजना स्टार्ट की गई थी। और विभिन्न गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना। बड़ी मतलब जो है भारी और कंफ्यूजिंग शब्द है। कहने का मतलब ये है कि जो कृषि उपज होती है उसका बेहतर दाम में दिलवाना है किसानों को। उसके अलावा जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहा हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई टोमेटो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको वहाँ पर वो वेस्ट हो जाए, उसको मार्केट प्रोवाइड कराना, मार्केट में प्रोवाइड कराने के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कराना कि भाई आपकी चीज़ जो है वो हम दूसरे मार्केट तक पहुँचाएंगे कैसे, वो चीज़ भी उसको प्रोवाइड कराना। ये इस का जो है वो मुख्य लक्ष्य है। जैसे कि इसमें देखिए कि जो आदिवासी और जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, वहाँ पर भी हवाई पट्टियाँ और ये सब जो है बनाए जाएंगे, जिससे कि क्या है कि वहाँ के जो किसान हैं उनको भी हम बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। अब देखिए यहाँ पर और चीज़ें बताई है इसने कि कृषि उड़ान योजना का उन्नत संस्करण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी है आई क्लास, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत आने वाली भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया, यानी आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया जो है उसके सहयोग से जो है इस कृषि उड़ान योजना को तैयार किया गया है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः जो सेंटर पॉइंट्स है जहाँ पर इनको लॉन्च किया जाएगा वो है पूर्वोत्तर वाले राज्य, पहाड़ी राज्य और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, ताकि वहाँ के किसानों को जो है वो प्रॉफिट हो सके। इसके साथ ही देखिए एक और इन्होंने चीज़ लॉन्च की है, ये है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक, ई कौशल जिसको इन्होंने नाम दिया ई कुशल। ई कुशल का हिंदी में अर्थ है सतत समग्र कृषि रसद के लिए कृषि उड़ान। तो ये क्या होगा कि ये जो है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे जहाँ पर भी ई लग जाता है ना, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली आपको चीज़ें बताई जाएगी, यानी कि आप पोर्टल होगा ऐसा कुछ, या फिर जो है कुछ मोबाइल ऐप होगा जिससे कि जो है किसानों को इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। तो ये वही चीज़ है कि एक एकल मंच होगा जो प्रासंगिक जानकारी करेगा और योजना के समन्वय, निगरानी, मूल्यांकन में भी जो है वो सहायता करेगा। ये ई नाम से भी जुड़ा हुआ रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ होती हैं उनसे भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्री उड़ान 2.0 योजना क्या है। और एक चीज़ मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए, तो मैं ये कहती हूँ धीरे मत पढ़ो, आप तेज़ पढ़ो, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि धीरे पढ़ाएंगे तो वीडियो में मेरा टारगेट रहता है कि मैं 30 मिनट्स में कवर करूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40 मिनट्स चला जाता है। और फिर ये है कि अगर काम की बात ना बताओ या लेस इंपॉर्टेंट बात नहीं बताओ तो फिर लोग कहते हैं कि आपने ये नहीं बताया। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्पीड को थोड़ा सा हाई करिए, 2 बार सुनिए उसको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, वरना फिर वो 1 घंटे का वीडियो होगा और उसमें फिर मैं भी कहूँगी सब्सक्राइब शेयर ये वो तो उससे क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप जो है जिनको भी लगता हो तो आप उसको स्लो डाउन कर लीजिए या फिर 2 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं, क्योंकि आपको ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें जो लिखा है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। मेरा काम ये है कि आपको पढ़ने में आसानी हो, प्लस आप उस चीज़ को समझ पाएँ जो इसमें दे रखी है और उस चीज़ को समझ पाएँ जो आपको नहीं पढ़नी है। 2 टारगेट्स हैं, एक ना पढ़ने वाली चीज़ और एक पढ़ने वाली चीज़, वो दोनों बताना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें, अन्यथा जो है आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे जहाँ आपको एक चीज़ 10 मिनट की बात सुनने के लिए आपको 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, धीरे समझने के चक्कर में। ठीक है, सब चीज़ समझने के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा आप अपने को सुधार रखें। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट जो है उसके मध्य जो है एक MOU साइन हुआ है। अब क्यों MOU साइन किया है वो देखते हैं पहले। तो देखिए फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको मार्केट प्रोवाइड कराती है, जितने भी जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं वो अपने सामान को वहाँ पर जा कर के बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन शॉपिंग विंडो है। उसी प्रकार जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो ये क्या करता है, जो ग्रामीण लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई छोटे कारोबारी हैं, ग्रामीण कारोबारी हैं, महिलाएं हैं, तो उनका जो भी प्रोडक्ट्स होता है उनको कैसे जो है मार्केट में लेकर के आया जाए, कैसे उनके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनका छोटा उद्योग होता है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए ये लोग कार्य करते हैं। तो इन्होंने अगर MOU साइन किया होगा तो किस लिए साइन किया होगा कि भाई जो ग्रामीण जो लोग हैं उनका जो भी प्रोडक्ट है उनको मार्केट में उसको पहुंच दिलाई जा सके। तो यहाँ तक आप इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस लाइन से आपको पता चलता है कि भाई इनका अर्थ क्या होगा। अब आगे पढ़ लीजिए, आगे वही चीज़ लिखी है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऐसे करके एक योजना चल रही है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, यानी स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं होती हैं, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स अपने ऐसे बनाती हैं, तो उनको जो है नेशनल मार्केट तक पहुंचाना, मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, ये कार्य जो है ये फ्लिपकार्ट के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्यों साइन हुआ है, ताकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी योजनाओं के तहत जो महिलाओं के या सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनल मार्केट में लाया जा सके। फिर यहाँ देखिए कि इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है फ्लिपकार्ट समर्थ। ठीक है, ये एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो इसका उद्देश्य है, जो कुशल शिल्पकार है, बुनकर है, कारीगर है या जो समुदाय हैं, उनको फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार की पहुंच के साथ साथ ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए सहयोग भी प्रदान करना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। तो यहाँ तक आप बस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम चलते हैं। फिर देखिए एक और न्यूज़ है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कहीं डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि MSME जो है, MSME आप जानते हैं सूक्ष्म लघु उद्योग जो होते हैं, MSME। ठीक है, MSME ने गूगल के साथ में जो है एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, एक समझौता साइन किया है। तो उस समझौते के तहत क्या होगा कि जो MSME उद्योग होते हैं, ठीक है, उनको जो है रियायती दरों पर रियायती दरों पर जो ब्याज होता है उसके तहत 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो अब मान लीजिए MSME वित्तीय सहायता तो देना चाहता है, लेकिन फंडिंग कहाँ से लाए, तो फंडिंग के लिए इन्होंने गूगल को चुना और गूगल के साथ इन्होंने जो है टाई अप किया है, जिससे कि जितने भी कोरोना महामारी के कारण जो ये छोटे उद्योग हैं उनको नुकसान हुआ है और वो दोबारा से अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं या उनमें फंड की कमी है, तो ऐसे उद्योगों को लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है MSME उद्योग के द्वारा। MSME की तरफ से जो है सिडबी के द्वारा साइन किया गया है, क्योंकि सिडबी रेगुलेट करता है इनको। ठीक है, जिसको सिडबी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, तो ये जो है सिडबी के द्वारा और गूगल के द्वारा जो है ये साइन किया गया है। ठीक है, ताकि जो MSME उद्योग हैं उनको 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको गो थ्रू लेंगे कि देखिए EAC-PM जो है, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक जो सलाहकार परिषद है, उसने अभी हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि दर होगी उसका एक अनुमान बताया है कि भाई 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि कितनी होगी, 7 से 7.5% रहने का अनुमान इन्होंने जताया है। तो बस इतना ही इसमें काम की बात है कि भाई कितना अनुमान है इनका, 7 से 7.5% हमारी आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। तो देखिए लिखा है कि देश के पहले मत्स्य व्यापार इंक्यूबेटर का शुभारंभ किया गया है। तो इंक्यूबेटर क्या होता है और मत्स्य क्या होता है, तो मत्स्य तो आप जानते हैं कि फिशरीज से रिलेटेड है, और इंक्यूबेटर क्या होता है कि देखिए जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, प्रोसीजर्स हो, वो सभी एक जगह प्रोवाइड कराने के लिए जो वन स्टॉप सेंटर्स होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि मत्स्य पालन स्टार्टअप का पोषण करने के लिए देश में अपने प्रकार का पहला समर्पित बिजनेस इंक्यूबेटर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लिनाक NCDC मत्स्य पालन व्यापार इंक्यूबेशन, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा है लिनाक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है। तो ये जो है इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा और देश में अपनी तरह का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है। कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। किससे रिलेटेड है, तो मत्स्य व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मत्स्य पालन भारत में एक उभरता हुआ उद्योग है जो 7% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक 22 मिलियन टन मछली का उत्पादन करने और 1 लाख करोड़ का निर्यात करने का लक्ष्य जो है वो रखा है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये जो सेक्टर है, मछली उत्पादन वाला जो सेक्टर है, ये काफ़ी नेग्लेक्टेड सेक्टर रहा है, क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं होता है। तो इसलिए इसको भी जो है मेन बिजनेस स्ट्रीम में लाने के लिए इतने सारी पहल जो है वो की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा मत्स्य संपदा योजना जो हमने पहले पढ़ी थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या संपदा योजना जिसको आप कहते हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, पिछली वाली अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी हो तो उसके अंदर ये योजना का नाम आया था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो अब देखिए SpaceX का नाम तो आप जानते होंगे, एलन मस्क की कंपनी है SpaceX। और एलन मस्क की जो कंपनी है उसने भारत में अपनी एक नई इकाई स्टार्ट की है और ये ब्रॉडबैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो SpaceX की एक नई कंपनी है जो कि भारत में स्थापित हुई है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है SSCPL।
SSCPL ये कंपनी है, जिसको है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये SpaceX के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत में कार्य करेगी। और ये जो है सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य है कि 2022 से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं जो है वो शुरू करना। तो ये इसका उद्देश्य रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं SpaceX कंट्रोल करती है, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है। SpaceX की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। तो ये मुख्य बात तो यही थी कि यहाँ जो एक कंपनी है SpaceX की, जिसका नाम है SSCL, यानी कि जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक, जो कि यहाँ पर जो है SpaceX की एक कंपनी है, फुल स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम देखते हैं। अब देखिए, ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पर भी अपने निबंध वगैरह में जो है आप लिख सकते हैं। GDAM, ये GDAM क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्रीन डे अहेड मार्केट। तो ग्रीन डे अहेड मार्केट का क्या मतलब हुआ कि जो भी बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियां हैं, उनको ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीदने और बेचने में सक्षम बनाने वाला एक नया बाजार खंड है। ठीक है, तो भारत ऐसा पहला विश्व का देश बना है जिसने जो है जो अक्षय ऊर्जा होती है उसके लिए GDAM को बनाया है, GDAM को लागू किया है, जिससे कि क्या होगा कि जो अक्षय ऊर्जा हम उत्पादित करते हैं उसको हम बाज़ारों में बेच पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि इनोवेशन फॉर यू। ये इनोवेशन फॉर यू क्या है? तो ये जो है एक डोमेन है, ठीक है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन, आप जानते होंगे अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसके तहत जिन लोगों ने स्टार्टअप स्थापित किए थे और सफलता हासिल की है, तो उनकी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए ये एक कहानी वाला एक मतलब जो है DG बुक टाइप है, डिजिटल बुक टाइप है, जहाँ पर आप इन लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं कि भाई अटल इनोवेशन मिशन के तहत इन्होंने स्टार्टअप स्थापित किए थे और ये सफल भी हुए। तो उनकी कहानियाँ आप पढ़ने के लिए इनोवेशन फॉर यू करके जो है एक DG बुक लॉन्च की गई है, और इसको जो है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तो देखिए फेसबुक जो है, फेसबुक का जो सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक इसने अपना नाम बदलने की घोषणा की है, और ये अपना नाम चेंज करके करेगी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक। ठीक है, ये इसने अभी जो है बताया है। फिर है इनमारसेट, ये क्या है? तो ये जो है ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर है इनमारसेट, जो कि विमानों और शिपिंग जहाज़ों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भेजने के लिए जो है जानी जाती है, और इसने अभी भारत की मंजूरी ले ली है, ताकि ये जो है और हाँ, इस तरीके की मंजूरी प्राप्त करने वाली ये पहली विदेशी ऑपरेटर कंपनी बन गई है। तो ये ब्रॉडबैंड बेचेगी अपना, लेकिन किसको भेजेगी? कि जो आपके विमान और शिपिंग जहाज़ों को जो होते हैं उन्हीं को ये जो है ब्रॉडबैंड सेल करने का कार्य करेगी। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात थी। उसके अलावा इंटरनेट एक्सचेंज ये कुछ विशेष नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए उत्तराखंड राज्य में पहला इंटरनेट एक्सचेंज जो है उसका उद्घाटन जो है वर्चुअली किया गया है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। इसके माध्यम से ISP में और ISP तथा CDN के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। तो इसको विशेष इसमें है नहीं, ये भी कुछ विशेष चीज़ है नहीं। ये क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए है, नाम है इसका स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये सेवा क्षेत्र के जो उद्यमी हैं और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए जो है लोन जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। और इसके अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति सूक्ष्म लघु उद्योग हैं और जो ये लोग जो हैं ये सेवा उपकरण अगर खरीदते हैं तो उनको 25% जो है वो सब्सिडी भी इसके अंदर दी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप कट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में इतनी ही काम की न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी है, उसके अलावा कुछ इतना इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट्स है नहीं। अब हम चलेंगे स्टेट न्यूज़ के ऊपर राजस्थान परिदृश्य के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ है इसके अंदर ये हम पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य जब हमने पढ़ा था तो याद कीजिए हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी इंडेक्स हमने पढ़ा था। और ये नीति आयोग के द्वारा पहली बार जो है वो जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा पहली बार इसको जारी किया गया। और इसमें जितने भी हमारे राज्य हैं उनको कई मापदंडों के आधार पर देखा गया है कि भाई यहाँ पर गरीबी और वगैरह कितनी है। तो उसमें पता चला कि राजस्थान जो है देश में 8वां सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, तो बड़ी पूरी स्थिति है कि 8वां सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जिलेवार गरीबी अगर जहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में है 56%, जैसलमेर में है 53%। और उसके अलावा देखिए औरों की भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, जैसे प्रतापगढ़ यहाँ 52, बांसवाड़ा और ये सब देखिए काफ़ी जो है गरीब ज़िलों के अंदर जो है ये आते हैं।
लास्ट नंबर पे आता है झुंझुनू। झुंझुनू जो है वो लेस गरीब है। तो जहाँ एजुकेशन का परसेंट जितना ज़्यादा होता है, तो एजुकेशन क्या होता है कि रोज़गार की संभावनाओं को खोलता है। ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं कि सरकारी सेवाओं में, लेकिन अदर सेवाओं में, अदर सर्विसेज में या स्टार्टअप्स में, क्योंकि स्टार्टअप भी अगर आप खोलते हैं तो आपको प्लस माइनस जानने के लिए तो एक एजुकेटेड माइंड जो होता है वो थोड़ा कुछ मेरे हिसाब से अच्छा कर पाता होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लिखा है, देखिए झुंझुनू जो है वो लास्ट में है। संसाधनों का भी फ़र्क पड़ता है खैर। फिर है कोटा, सीकर, जयपुर, ये सब जो है ये लास्ट में आते हैं। लेकिन जो हमारे जो वेस्ट वाले जो ज़िले हैं वो जो है इसके अंदर टॉप में है, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये है राजस्थान की जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल है, उसका जो है विस्तार किया गया है। उसमें 11 कैबिनेट और 4 जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की है। देखिए, आपने एक पढ़ा होगा कि एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, 91वां संविधान संशोधन विधेयक 2003। इसके अनुसार क्या होता है कि जो मंत्री परिषद आपकी जो होती है उसके अंदर मुख्यमंत्री के सहित जितने भी मंत्री होंगे, तो वो आपके टोटल जो विधानसभा की सीट है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये उसमें कहा गया था। ठीक है, यानी कि आप जो है 15% ऑफ 200 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 30, यानी कि 30 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके इसमें परिषद में होने चाहिए। तो उसके तहत जो देखिए अभी क्या क्या इन्होंने किया है, जो चेंजेस किए हैं उसको हम देखते हैं। तो चेंजेस में इन्होंने जो नए मंत्री बनाए हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन कौन से विभाग अपने अंडर में ले रखे हैं वो उनको देखते हैं। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो सरदारपुरा जोधपुर से जीत करके आते हैं, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। इन्होंने वित्त विभाग, फाइनेंस, ठीक है, कराधान, गृह यानी होम मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में है, न्याय, कार्मिक, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ देखिए राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो और राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जितने भी इंपॉर्टेंट विभाग है वो सब चीफ मिनिस्टर खुद के अंडर में है। ठीक है, उसके अलावा बुलाकीदास कल्ला जो है, जो बीकानेर से हैं, उनको शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, कला संस्कृति, पंचायती राज, इससे संबंधित विभाग जो है इनको दिए हुए हैं। शांति कुमार धारीवाल, इनको जो है वही सेम चीज़, पहले भी इनके पास यही था, स्वायत्त शासन विभाग। और इसके अलावा जो हेमाराम चौधरी है, जो अभी काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं बाड़मेर के, उनको वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये सारे आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ और दिखा रही हूँ, जैसे कि प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। जो महिलाएं हैं उनको देखते हैं, जैसे ममता भूपेश बैरवा जो हैं ये दौसा से हैं। ठीक है, और इनको जो है महिला बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, आयोजना विभाग और अधीनस्थ जो विभाग हैं उनका कार्य दिया हुआ है। फिर शकुंतला रावत जो है, यानी 2 महिलाएँ हैं, उनको उद्योग विभाग जो है वो दिया गया है, देवस्थान विभाग, उद्योग विभाग। उसके अलावा जो एक और महिला है जाहिदा खान, ये कामा भरतपुर से हैं और इनको जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और ये जो है मुद्रण वाला विभाग ये दिया गया है। ठीक है, और जितने भी नाम हैं इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाए, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम जाएंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जयपुर हेरिटेज जो है उसको 32वें स्थान जो है वो दिया गया है। तो देखिए, ये जो है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण, ये केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा अभी इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है जयपुर नगर निगम जो आपका है उसको 32वां स्थान और नगर निगम जयपुर ग्रेटर इसको इसको जो है 36वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये रैंकिंग है इसकी। और एक पुरस्कार और मिला है कि हमारा एकमात्र जो है पश्चिम क्षेत्र के 25,000 से 50,000 की जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार डूंगरपुर को मिला है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में जो राजस्थान है उसको 2 पुरस्कार मिले हैं। तो ये इंडिया टुडे वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड्स थे, तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इसमें बेस्ट आइकॉन लैंडस्केप डेस्टिनेशन का अवार्ड जो है ये गरडिया महादेव ये है पर्यटन स्थल कोटा में। फिर है बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन रनर अप अवार्ड मिला है डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर को। तो ये दोनों चीज़ें, जैसे ये मंदिर है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये इसमें अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे के द्वारा है तो इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड ये इसमें है नहीं। फिर है एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में जयपुर जो है वो 37वें नंबर पे जो है आया है। आपको पता है कि जो एसडीजी सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है और इसको अभी रिसेंटली जारी किया गया है। और इस सूचकांक के अंदर देश के कुल 56 शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें राजस्थान के 3 शहर जो है वो शामिल हुए थे, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है,
और हमको जो है रैंकिंग कैसे मिली है, 37 नंबर पे जयपुर है, 45 पे कोटा और 51 पे जोधपुर है। तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, जयपुर का ध्यान रखिएगा, 37th पोजीशन इसको मिली है। ठीक है, राजस्थान के जो तीनों शहर है इनमें से कोई भी जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं स्थान बना पाया, सिर्फ परफॉर्मर की श्रेणी में ही इन्होंने स्थान बनाया है। अब आप जब सेकंड वाला वीडियो देखेंगे जिसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था, तो वहाँ हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि परफॉर्मर, अचीवर और ये सब क्या है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये इसके विभिन्न संकेतक हैं जिसके आधार पर दिया है। जैसे जयपुर में नो पॉवर्टी में 55 स्कोर मिला है, जीरो हंगर में 36 मिला है, स्वास्थ्य में इतना स्कोर मिला है। ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इंडेक्स किस आधार पर तैयार होता है और जयपुर के ज़िले की क्या रैंकिंग है। तो जयपुर में जो अपने राजस्थान के ज़िले हैं उनकी क्या रैंकिंग है, तो 37th रैंक किसको मिली है, जयपुर को मिली है SDG शहरी सूचकांक में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आप देखिए, एक पुरस्कार है, लेस इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें चर्चा में आया तो पढ़ते हैं। राजस्थान के जो 2 व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये उन व्यक्तियों को मिलता है जो कि डेयरी उद्योग, पशुपालन उद्योग के अंदर कुछ अच्छा या सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं या कुछ हटके काम करते हैं, तो उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार देता कौन है, तो आपको पता है कि गुजरात के अंदर ये जो आनंद नाम की जो एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पर आनंद के अंदर, आनंद एक जगह है और ये गुजरात में है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उसके द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। और इसमें राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। एक तो है सुरेंद्र अवाना, जिनको कि देशी गाय और जो भैंस है उनकी नस्लों को पालने और सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास किसान का जो है वो पुरस्कार मिला है। और एक है राजेश बागड़ा, इनको सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान और तकनीशियन का जो है तीसरा पुरस्कार मिला है। तो ये अवार्ड्स जो है इनको मिले हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है देखिए ये है, इसका उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और इनको जो है प्रोत्साहित करना। ये तो सिंपल सी बात है कि इसीलिए अवार्ड दिए जाते हैं। और इस अवार्ड में 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख ये इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ है। फिर इसके बारे में आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात भी है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जितनी भी हमारी जो देसी नस्लें हैं गायों की, भैंसों की, तो उनको जो है उनका विकास करना ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। और उसके अलावा देखिए कि हमारे जो मिल्कमैन कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका जन्म दिवस जो है हर साल दुग्ध दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। अब दुग्ध दिवस कब आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं अभी, जिसको बाईपोल्स कहते हैं, उसके अंदर 2 सीटों के अंदर हुए थे और दोनों के अंदर ही कांग्रेस जो है वो विजयी हुई है। कौन सी 2 सीटें थी, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वल्लभनगर उदयपुर की और धरियावद है प्रतापगढ़ की। तो यहाँ पर जो है जो 2 विधायक थे, पहले एक तो थे गौतम लाल मीणा और दूसरे थे गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कोरोना से संक्रमण के कारण जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो इस उपलक्ष्य में जो है दोबारा से ये जो है इस उद्देश्य से चुनाव दोबारा हुए। और इसमें धरियावाद के अंदर जो विजयी उम्मीदवार रहे हैं उनका नाम है नगराज मीणा। ठीक है, और जो वल्लभनगर से जीते हैं वो है प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। तो अभी हाल फिलहाल में क्या दलीय स्थिति है उसको देखते हैं। कांग्रेस के पास में भी 108 जो है आप सीट्स देख सकते हैं, बीजेपी के पास 71 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो 3 और ट्राइबल पार्टी 2 और राष्ट्रीय लोकदल 1, कम्युनिस्ट पार्टी को भी 2 सीटें हैं। उसके अलावा निर्दलीय जो है वो 13 सीटें हैं। इस प्रकार से ये जो आपका 200 का आंकड़ा बनता है और मेजॉरिटी किसके पास में है, कांग्रेस के पास में। तो ये थी इसमें इम्पॉर्टेंट बात। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, सरकार ने कल्याणकारी जो गतिविधियां हैं उसके निःशुल्क जो होता है भूमि आवंटन का निर्णय लिया है। तो ये जो है भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत जो है कुछ संशोधन करके इन्होंने ये कार्य किया है कि जो सामाजिक सुरक्षा जो प्रोत्साहन योजना है उससे रिलेटेड कई कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बेघर बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने के लैंड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे NGOs वगैरह जो ये कार्य करेंगे उनको जो है फ्री में, निःशुल्क या फिर जो है कुछ जो कहते हैं ना एकदम नॉमिनल चार्जेस के ऊपर जो है वो भूमि दी जाएगी। उसके लिए जो है ये इन्होंने निर्णय लिया है। बस इसमें यही बात काम की थी, उसके अलावा और कुछ काम की नहीं है। फिर ये महाराणा प्रताप अवार्ड, ये भी काम के नहीं है क्योंकि इसके अंदर नाम किसी का नहीं दे रखा है, दिया हुआ है कि इतनी हस्तियों को मिला है, 20 को मिला है, 15 को मिला है, ये अपने को नहीं पढ़ना। शिक्षक सम्मान समारोह जो है ये भी इसमें कुछ भी काम का नहीं है। सिर्फ यहाँ देख लीजिएगा कि भाई उत्कृष्ट प्रदर्शन शिक्षा में किस किस जिले ने किया है, तो जयपुर, चूरू और हनुमानगढ़ ने।
ठीक है। फिर उसके अलावा जो वार्षिक कला प्रदर्शनी राज्य कला पुरस्कारों की जो घोषणा है वो की गई है ललित कला अकादमी के द्वारा, और इसमें 10 कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कृत करने की घोषणा है। सबके नाम आपको वैसे भी याद नहीं रहेंगे तो आप इसको भी जो है वो छोड़ सकते हैं। फिर है 3 व्यक्ति जो है वो नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए बाल दिवस कब आता है, तो जो नेहरू जी हैं उनके जन्म दिवस पे आता है 14 नवंबर को। तो उसमें जो है ये बाल संरक्षण पुरस्कार दिए गए हैं, 3 व्यक्तियों को दिए गए। फर्स्ट अवार्ड जो है अरुणा भार्गव बीकानेर से जो है, फिर सेकंड जो है भरत नागदा डूंगरपुर से, और मनोज कुमार सैनी को थर्ड पुरस्कार जो है इसमें दिया गया है। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन जो है आपके बनेगा। फिर राजस्थान आवासन मंडल जो है उसको स्कॉच अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है, और ये देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड है जो कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को ऑनलाइन अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया है। ये अवार्ड पाने वाले जो क्या नाम है इनका, पवन अरोड़ा जो हैं, राजस्थान आवासन मंडल के रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। और उपलब्धि क्या है, हाउसिंग सेक्टर में बेहतरीन कार्य करने के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। गोल्ड कैटेगरी में ये अवार्ड जो है मिला है। और स्कॉच अवार्ड सामाजिक उत्थान, आर्थिक सुधार और नगर विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। किसी भी श्रेणी में सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में यह अवार्ड देश भर में ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर जो है वो दिया जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि जयपुर का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ये कौन सा स्थापना दिवस था, तो 294 जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया गया है। और इसमें आप जानते हैं कि 1727 के अंदर जो है महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जयपुर की स्थापना की गई थी। 7 दरवाजे जो 7 सूर्य के रथ के प्रतीक हैं, उस प्रकार से मतलब काफ़ी जो है वास्तु के हिसाब से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो 1876 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर आए थे, उनके स्वागत में जो है सवाई मानसिंह ने पूरे जो जयपुर है उसको गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए इसका नाम पिंक सिटी है। और 2019 में जयपुर को जो है हेरिटेज सिटी का भी दर्जा जो है वो मिला हुआ है। तो ये कुछ इसके बारे में चीज़ें थी, हालांकि आप सब लोग जानते हैं, ये तो मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसमें देखिए क्या है कि भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इस योजना में राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड भी जो है वो क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसमें ऋण देने का प्रावधान है। सभी चीज़ों में, सभी योजनाओं में यही होता है कि भाई ऋण दे करके जो है कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का जो है, जैसे विनिर्माण में 25 और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर है। और जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो है, एक मिनट, तो देखिए अभी 14 नवंबर को क्योंकि बाल दिवस था, तो विधानसभा में पहली बार जो है बाल सत्र जो है वो चलाया गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत बाल दिवस के अवसर पर जो है राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र जो है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें नाम भी दिया है कि भाई बच्चों में जो पहली बार इसको किया है, तो जो एक जो है उनको हर्ष जो है उसको सदन के नेता के रूप में बनाया गया। वैभवी गोयल जो है उनको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी गई थी। और जो है कई सारे बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया था और कुछ बच्चों को इसमें सेलेक्ट करके बुलाया गया था। तो ये हालांकि इतना ही ध्यान रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है श्री अरबिंदो एंड द लिटरेरी रिनेसां ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो है एक पुस्तक है जो कि परीक्षित सिंह द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन अभी किया गया है। और इसके अंदर इसके अतिरिक्त एक और जो कविता संग्रह है उसका भी अभी विमोचन किया है, जिसका नाम है छुट्टी के दिन, जिसको हिंदी में बोला है, मारवाड़ी में जिसको कहा है राजस्थानी भाषा में छुट्टियाँ आला दिन, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है दिव्यांगजनों को पदोन्नति में जो है, यानी कि जो प्रमोशंस होते हैं उसमें 4% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो जो हमारी राज्य सरकार है, सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगजनों को 4% का आरक्षण दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय जो है इन्होंने लिया है। और इसके साथ ही दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा एवं न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी दिया जाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। फिर है मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर। तो ऐसे शिविर करके जो है इन्होंने लगाए हैं। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति शिविरों का आयोजन जो है वो किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन सिरोही जिले में जो है वो भी किया गया है। और राज्य मंत्री जो है हमारे खेल मामलों में अशोक चांदना, उनके द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। और ये जो प्रतियोगिता है राजस्थान के 33 जिलों के कुल 24 दलों के इतने जो प्रतियोगी हैं 400 प्रतियोगी हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया है। फिर है 12वां श्रीफल सम्मान पुरस्कार। तो ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है और इसमें रत्न अम्मा हेगड़े धर्मस्थल स्मृति पुरस्कार तरुण कुमार जैन को जो दिया गया है। कुलिश स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार अभिषेक तिवारी जो है कार्टून आर्टिस्ट, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और काफ़ी सारे नाम हैं, इतने नाम याद वैसे भी नहीं रहेंगे, तो एक दो नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि श्रीफल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब देखिए नेक्स्ट जो है मनीष कुमार शर्मा जो है उनको अहिंसा निदेशालय जो है शांति और अहिंसा निदेशालय उनके निदेशक पद पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इनको जो है राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित है और इनको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसमें इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उसके अलावा जो ये शैलेंद्र व्यास है, इनको राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो ये भी लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर है दक्षिण शक्ति अभ्यास। तो देखिए दक्षिण शक्ति अभ्यास जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर किया गया है। ये थल सेना और वायु सेना का कंबाइंड अभ्यास था। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे, जैसे कि यहाँ पर है विजयंत टैंक और एयरफोर्स का ध्रुव और रुधा हेलीकॉप्टर, जगुआर लड़ाकू विमान, इन सबको जो है यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जो राउंड अप में न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो विश्व बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये मैंने इसलिए मार्क किया था और कुछ नहीं ध्यान रखना है। विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय बाल दिवस कब आता है 14 नवंबर को, तो और विश्व बाल दिवस कब आता है 20 नवंबर को। ठीक है, और अभी देखिए कि यूनिसेफ ने जो है बाल अधिकारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जो है उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम है गो ब्लू अभियान। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। गो ब्लू अभियान जो है वो किससे रिलेटेड है, तो बाल दिवस जो बाल अधिकार हैं उनमें एकजुटता दिखाने के लिए यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया है। और कुछ चीज़ें अगर हैं तो देखिए कि जो ये है इन्वेस्ट इंडिया समिट जो है उसका आयोजन हमारे राजस्थान में भी किया गया था। तो चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य की अध्यक्षता में जो है समन्वय समिति इसमें बनाई गई थी। मणिपुर में असम राइफल्स पर हुए आतंकी हमले में जो हमारे दौसा के जो है राइफलमैन राजेंद्र प्रसाद मीना वो जो है शहीद हुए, तो ये इसमें न्यूज़ है। उसके अलावा जो काम की बात थी वो और देखते हैं हम यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने महोबा और झांसी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है भी मनाया गया, 75वीं जो आज़ादी थी उसका। तो यहाँ पर आप पढ़िए कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है वो इस उपलक्ष्य में मनाया गया। क्या है, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। इसको आप जो है फर्स्ट जब हमारा पेज है क्रोनोलॉजी का वहाँ पर भी देखेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व मनाया गया। 17 से 19 नवंबर 3 दिवसीय ये पर्व मनाया गया था। कहाँ मनाया गया, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 दिन का ये कार्यक्रम हुआ था झांसी के अंदर। झांसी का है यूपी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा कई सारी घोषणाएँ की है जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बेसिकली इससे रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड योजनाएं वो हमें नहीं पढ़नी है। फिर जो एक काम की न्यूज़ है वो यहाँ पर है कि कनाडा से जो है हमारे अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस आई है। तो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति यहाँ से चुरा ली गई थी वाराणसी से, और ये 100 वर्ष पहले वाराणसी से चुराई गई थी और कनाडा में ये मूर्ति वापस जो है वो मिली है। और इस प्रतिमा की जो है वापस से प्राण प्रतिष्ठा जो है वो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर जो है वो करवाई गई है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस प्रतिमा में अन्नपूर्णा जो माँ है उनके हाथ में खीर की कटोरी और एक चम्मच को देखा गया। अन्नपूर्णा जो देवी हैं तो उनको जो है खाने की जो होती है, मतलब जो क्या कहें उसको, हाँ, पाक शास्त्र की देवी कहा जाता है, पाक शास्त्र फूड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो ये था इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज हमने प्रादेशिक परिदृश्य को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट जो टॉपिक है हमारा पुरस्कार और सम्मान उसको पढ़ेंगे, और उसके अलावा फिर जो लास्ट वाला जो कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे और जो मॉक टेस्ट है हमारा वीडियो वाला उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।